औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 18 का टाइटल है इंटीग्रेटिंग विद द एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम टीयर। इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन होती है जब किसी चीज़ को, दो चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे सिस्टम जो इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम टीयर है, यानी 3 टीयर है, उनकी जो इंटीग्रेशन है या जो एप्लीकेशन इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम टीयर के ऊपर बेस कर रही हैं, उनकी इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर बेस कर रही हैं, उनकी इंटीग्रेशन कैसी होगी, वो इंटीग्रेशन किस तरीके से होगी, उस बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है ये आपको पहले पता होगा। अगर नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर 1 ओपन करें, उसके अंदर स्लाइड्स के अंदर आपने देखा होगा कि वो बता रहा है एक 2 टीयर सिस्टम होता है, एक 3 टीयर सिस्टम होता है। 3 टीयर सिस्टम के अंदर उसने इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम को डायग्राम के अंदर बताया हुआ है। आप वहाँ से देखें, अगर कोई समझ नहीं आती तो पूछ लें। वैसे इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेसेस ही होते हैं, मुख्तलिफ टाइप के डेटाबेस होते हैं। मज़ीद इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आज हम देखेंगे, लेकिन आज के लेसन के अंदर हमने क्या पढ़ना है वो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इस बारे में हम डिटेल से देखेंगे। इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे और इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। इंटीग्रेटिंग सिनेरियोज, यानी ये इंटीग्रेशन सिनेरियो जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं उनको इंटीग्रेट जो है वो किस किस तरीके से किया जा सकता है, वो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं इंटीग्रेशन के, उनको भी आज हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद जावा टू एंटरप्राइज एडिशन इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, जो इंटीग्रेशन के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इंटरप्राइज इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन डिज़ाइन अप्रोचेस, जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा है, एप्लीकेशन सिनेरियो कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद टेक्नोलॉजी कौन सी सेलेक्ट करनी है, फिर मुख्तलिफ अप्रोच होती हैं उनको इंटीग्रेट करने के। उन अप्रोचेस के बारे में भी देखेंगे कि उनको हम किस अप्रोच के ज़रिए इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस अप्रोच का एडवांटेज है और किस अप्रोच का डिसएडवांटेज है। तो ये जो सारी अप्रोचेस लिखी हुई हैं, सिंक्रोनस इंटीग्रेशन, एसिंक्रोनस इंटीग्रेशन, कंपेयरिंग अप्रोचेस, डाटा इंटीग्रेशन, इन सब की डिटेल जो है वो आज देखेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, enterprise information system provide the information infrastructure. Enterprise information system provide the information infrastructure critical to the business processes of an enterprise application. ठीक है जी, एक ऐसी एप्लीकेशंस जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन जावा इंटरप्राइज एडिशन के एनवायरनमेंट के ऊपर रन कर रही हैं, उन एप्लीकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वो एप्लीकेशन किस तरह डेवलप की जाए, उनका डाटाबेस जो है वो किस तरह का होना चाहिए, वो जो अप्रोच होती है वो हम उसको कहते हैं इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी वो मालूमात हमें इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिल जाती है। कोई भी एप्लीकेशन जो है उसका हमने चेक करना है कि इसका डाटा स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसमें डाटा किस तरह सेव हो रहा है, कौन कौन सा डेटा सेव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी डिटेल हम किससे ले सकते हैं, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि वो कह रहा है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम provide the information infrastructure critical to the business processes of an enterprise application. इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो कुछ एग्जांपल उसने नीचे दिए हुए हैं वो रिलेशनल डेटाबेसेस, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स, मेन फ्रेम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, लीगेसी डेटाबेस सिस्टम।
ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। रिलेशनल डेटाबेस आपने देखे होंगे, सुने भी होंगे, हो सकता है अगर आपने कोई काम किया हो, वेबसाइट बनाई हो या कोई और आपने एप्लीकेशन बनाई हो, तो वहाँ पे आप रिलेशनल डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। माइस्क्यूएल का डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस, ऐसे डेटाबेस जिनके अंदर सारा का सारा काम रिलेशन बना के किया जाता है, टेबल्स बना के किया जाता है। रिलेशन कहते हैं टेबल्स को। ठीक हो गया। और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ये थोड़े से बड़े सिस्टम होते हैं रिलेशनल डेटाबेस की निस्बत। ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके कंपनी का नाम बताता हूँ, ओडो। ठीक है, ओडो एक ईआरपी है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम है। उसके अंदर जो वो एक ही सिस्टम यूज़ करते हैं, उसके अंदर पूरी की पूरी कंपनी की ट्रांजैक्शन, पूरी की पूरी कंपनी की डिटेल्स, क्या कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, उसके में कौन सा काम असाइन हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, सिस्टम के अंदर होती हैं। इसको इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, इस तरह के सिस्टम होते हैं। मेन फ्रेम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये ईआरपी से भी थोड़े से बड़े ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं। ट्रांजैक्शन ये ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं हमारी जो बैंक्स के डेटाबेस है। आपने जो अपने, अगर आपके बैंक्स में अकाउंट है तो आप देखेंगे कि आप एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो कोई चीज़ जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। उसके अलावा आप बिल पे कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, और काफ़ी सारे काम जो है वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये जो एप्लीकेशन होती हैं, ये कैसे हमें डेटा प्रोवाइड कर रही होती हैं, इनके पीछे एक सिस्टम चल रहे हैं, उनको कहते हैं मेन फ्रेम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े बैंक्स हैं, वो सारे जो है वो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है यूज़ करते हैं। देन आते हैं लिगेसी डेटाबेस सिस्टम। लिगेसी से आपको इसके नाम से ही पता चल गया, ये ऐसे डेटाबेस सिस्टम जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज, ओल्ड मेथड, ओल्ड अप्रोचेस यूज करके बनाए गए थे और अभी तक वो यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि वो लिगेसी सिस्टम जो है अब तक क्यों यूज हो रहे हैं। तो उसकी वजह ये है क्योंकि वो जब बने थे, वो जो जिस लैंग्वेज के अंदर बने थे, जिस डेटाबेस को सपोर्ट करते थे, जिस अप्रोच के ऊपर वो बने थे, जिस कंपनी के लिए वो बने थे, वो टेक्नोलॉजी, वो अप्रोचेज, वो स्टाइल सारे लिगेसी हो गए, ओल्ड हो गए, पुराने हो गए। अब जो है वो डेटाबेस उनके साथ, जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं वो उनके साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकती। तो अब तो इसकी एक तो वजह ये है वो इसलिए यूज हो रहे हैं क्यों, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वो नहीं चल सकते। दूसरा ये वो इतने कम्प्लेक्स हैं कि उनको अगर आप उनकी कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे, यानी आप उन पुराने सिस्टम को नए सिस्टम में डेवलप करना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी मैन पावर चाहिए, तब जाके आप उसको कर सकते हैं। तो कोई भी कंपनी जो है अपना पैसा इतना और मैन पावर और टाइम नहीं ज़ाया करेगी कि उसको कन्वर्जन करे, उसी को आगे लेके चल रही है। ठीक है जी, इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो लिगेसी डेटाबेस सिस्टम कहलाते हैं। इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, हमने स्टार्ट के अंदर पढ़ा था कि मैं आपको आज बताऊंगा इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया। इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन कि ये क्या होती है। Enterprise application integration entail integrating applications and enterprise data sources. Enterprise application integration entail integrating applications and enterprise data sources. इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन जो है ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ होते हैं, या मुख्तलिफ डाटा सोर्सेज जो हैं उनको यूज़ करने के लिए इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन यूज़ होती है। ठीक हो गए, यहाँ तक आप समझ आ गए। उसके बाद बोथ कैन शेयर डेटा एंड बिजनेस प्रोसेसेस, दोनों जो है वो बिजनेस प्रोसेसेस और डाटा को शेयर करते हैं, क्योंकि जब वो इंटीग्रेट हो जाती हैं एक एप्लीकेशन दूसरे के साथ, तो वो आपस में हर चीज़ है वो शेयर कर रही होती हैं। डाटा भी शेयर कर रही हैं, बिजनेस प्रोसेसेस भी शेयर कर रही हैं, डाटा सोर्सेज भी शेयर कर रही हैं, हर चीज़ जो है वो शेयर कर रही होती हैं। Enterprises are striving to leverage the existing system and resource while adopting and developing new technologies. Enterprise जो है वो striving है किसके लिए, न्यू existing system जो है उनके न्यू सिस्टम के साथ अडॉप्ट करने के लिए। जो भी इंटरप्राइज है उनकी कोशिश ये होती है कि हम जो नई से नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करें और उसी के साथ जो है हमारा कोई भी सिस्टम जो हम बनाते हैं वो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाना चाहिए।
चाहे वो आप एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब फॉर्म की सूरत में हो, किसी भी फॉर्म के अंदर है, एप्लीकेशन के अंदर है, वेबसाइट के अंदर है, ब्राउज़र के ऊपर चलने वाली है, एप्लीकेशन के सूरत में मोबाइल पे चलती है, टैबलेट जिस डिवाइस पे भी चल रही है। मतलब ये है कि हर मौजूदा दौर की हर टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा सिस्टम चलना चाहिए। इसके लिए जो कंपनियां आ रही हैं वो कोशिश कर रही हैं। Enterprise application development is more about integrating relevant development from scratch. जैसे आपको इसका नाम से ही पता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है। इसके अंदर जो एप्लीकेशन हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, अगर किसी ने एक एप्लीकेशन बनाई है और किसी ने और एक और बंदा उसने एक और एप्लीकेशन बनाई है, अब क्या है कि वो उस एप्लीकेशन को दोनों जो है वो चाहते हैं कि हम इसको इकट्ठा यूज़ करें। तो इसको इकट्ठा यूज़ करने के लिए उनके पास एक सोल्यूशन है कि वो बजाय कि वो दोबारा से नए से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो वो दोनों फंक्शनैलिटी रखता हो, दोनों सिस्टम की, दोनों बंदों ने जो सिस्टम बनाया उन दोनों की फंक्शनैलिटी रखता हो। ऐसा नहीं होगा। वो उसको क्या करेंगे, हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो उन दोनों को इंटीग्रेट कर सके। जब इंटीग्रेट हो जाए तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो डाटा भी शेयर करें, बिजनेस प्रोसेसेस भी शेयर करें, डाटा सोर्सेज के शेयर करें, और जो चीज़ शेयर हो सकती है वो सारी चीज़ें शेयर करें। उसके बाद आ गया इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के अंदर। आपको पीछे भी बताया कि इसके अंदर फोकस किस पे होता है, इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस होता है बजाय कि दोबारा नया सिस्टम बनाया जाए। तो यहाँ भी वो मेन 3 चीज़ें बता रहा है। इनके अंदर क्या चीज़ इंटीग्रेशन करने की कोशिश की जाती है, या तो एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया जाता है, या डाटा इंटीग्रेशन की जाती है, या फिर लीगेसी इंटीग्रेशन की जाती है। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, ऑफ द शेल्फ एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड विद इंटरप्राइज एप्लीकेशन। जितनी एप्लीकेशन हैं वो सारी जो है उनको इंटीग्रेट किया जाता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन के साथ, ताकि जब कोई एप्लीकेशन इंटरप्राइज एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट होगी तो उसके अंदर अब हर बंदा जब वो इंटरप्राइज वाली एप्लीकेशन यूज़ करेगा तो उसके साथ ये वाली एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकता है जो आपने उसके साथ इंटीग्रेट की है। देन आती है डाटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग एग्जिस्टिंग डाटा विद एंटरप्राइज एप्लीकेशन। या तो आप ये तरीका है कि आप पूरी एप्लीकेशन ना इंटीग्रेट करें, जस्ट डाटा इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर डाटा है वो उस एप्लीकेशन के ऊपर शो हो रहा हो, जो उस एप्लीकेशन पे डाटा है वो आपके एप्लीकेशन डाटा के ऊपर आपके एप्लीकेशन के ऊपर शो हो रहा हो। तो मतलब ये है कि डाटा को इंटीग्रेट किया जाए, एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया जाए कि वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगी। देन आता है लीगेसी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग न्यू एंटरप्राइज एप्लीकेशन विद द एप्लीकेशन एंड enterprise information system that have been in operation for some time। यानी लिगेसी सिस्टम जो है उनको आपने नए सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करना है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने इनमें से क्या सिलेक्ट करना है, एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन करनी है, या डाटा की इंटीग्रेशन करनी है, या लिगेसी इंटीग्रेशन करनी है। ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे इंटरप्राइज के ऊपर, हमारे इंटरप्राइज का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे इंटरप्राइज के अंदर कौन सी एप्लीकेशन पहले यूज़ हो रही हैं, उसके अंदर क्या इंटरफेस पहले से मौजूद है। यानी इस तरह की इंटीग्रेशन हो। अगर दोबारा मैं अगर एक सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप आके उसमें एक नई एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर देते हो, चल रही है, सही तरह चल रही है। अब अगर मैं वो दोबारा एप्लीकेशन जो मैं पहले यूज़ करता था उसको यूज़ करूँ और मुझे समझ ही नहीं है वो कैसे यूज़ करनी है, फिर जो है वो ये चीज़ें भी ज़हन के अंदर रखी जाती हैं कि उनको जब इंटीग्रेट करना है तो कैसे करें, एप्लीकेशन इंटीग्रेट किया जाए, डाटा के इंटीग्रेशन, या लीगेसी इंटीग्रेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था हम इंटीग्रेशन के सिनेरियोस पढ़ेंगे। यानी इंटीग्रेट जो है, चलो ये तो बात समझ आ गई कि इंटीग्रेशन क्यों की जाती है। अब जो है क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन कैसे करनी, अगर हम करना चाह ही रहे हैं इंटीग्रेशन तो फिर कैसे करेंगे। A Java to Enterprise Edition application may be configured in a number of different ways to access an enterprise information system. A Java to Enterprise Edition application may be configured in a number of different ways to access an enterprise information system. Enterprise information system को आपने एक्सेस करने के मुख्तलिफ सिनेरियो हैं। ठीक है जी, आपके पास मैंने आपको पहले भी बताया इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो EIS हैं, ये जो डेटाबेसेस होते हैं इनको एक्सेस करने के मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं। तो नीचे इसने कुछ सिनेरियोज दिए हैं, फॉलोइंग आर सम सिनेरियोज। सिनेरियोज कौन से हैं, एन इंटरनेट ई स्टोर एप्लीकेशन, एन इंटरनेट ई स्टोर एप्लीकेशन। ठीक है जी,
उसके बाद ये एक तरीका है इंटीग्रेशन करने का, इस तरीके के बारे में डिटेल हम आगे देखेंगे। एंड इंटरनेट ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन, ठीक है। इंटरनेट ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन क्या होती है, इसके बारे में भी हम डिटेल से नेक्स्ट देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड परचेजिंग एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड परचेजिंग एप्लीकेशन क्या होती है, इस बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद एन ऑर्डर फुलफिलमेंट एप्लीकेशन, एन ऑर्डर, ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये सारी इंटीग्रेशन के सिनेरियोज हैं। तो ये सारी इनकी डिटेल भी हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं। आप लोग थोड़ी रेस्ट कर लें और पानी पिएं, ठीक है, और वापस आके लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो उम्मीद है आप पानी पी आए होंगे, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो जिसको समझ नहीं आई यहाँ तक तो दोबारा पीछे से देखे सारा लेक्चर, तो समझ आ जाएगी। नहीं समझ आती तो बार बार देखे, ठीक है। जब तक आप कोई काम बार बार नहीं करेंगे वो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आपके पास कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, वहाँ पे आ जाके कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम या पेस्ट करें तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले एन इंटरनेट ई स्टोर एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं कि एन इंटरनेट ई स्टोर एप्लीकेशन क्या होती है। इंटरनेट ई स्टोर एप्लीकेशन आपने देखा होगा कि ई स्टोर यानी एक स्टोर है जो ई स्टोर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, किस ने देखा होगा, हाथ खड़ा करें। आपने नहीं देखा, चले मैं बताता हूँ आपको। ये आपने द्रास.pk देखा हो, सुनी है वेबसाइट, कभी विजिट की, वो ई स्टोर ही है, ठीक है। कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे जाके आप जो है वो कोई चीज़ बाय करते हैं या सेल करते हैं उसको ई स्टोर कहते हैं। तो एन इंटरनेट ई स्टोर एप्लीकेशन जो है ये भी इंटीग्रेशन का एक सिनेरियो है, ठीक है जी। पीछे हमने पढ़ा है ये सिनेरियो थे एन इंटरनेट ई स्टोर एप्लीकेशन। बिजनेस लॉजिक प्रोवाइडेड बाय JSP सर्वलेट एंटरप्राइज जावा बीम्स। जितनी बिजनेस लॉजिक्स हैं, जितने डेटाबेस जो हमने यूज़ किए हुए, जो भी डेटा सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे JSP के थ्रू, सर्वलेट्स के थ्रू, एंटरप्राइज जावा बीम्स के थ्रू जो है वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, यानी आपकी सारी लॉजिक जो बिजनेस लॉजिक वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद डेटाबेस फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, जो भी ई स्टोर के ऊपर डेटाबेस पड़ा हुआ है उसके लिए जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसके लिए कोई चीज़ चाहिए, यानी आपने अगर पानी किसी चीज़ में डालना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ना, ठीक है। तो इसी तरह जो डाटा है उसको भी रखने के लिए कोई तो आपको चाहिए, ठीक है। पानी के लिए हम जग, गिलास, उस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो डाटा के लिए हम डाटाबेस यूज़ करेंगे। उसके बाद एक कस्टमर इनिशिएट ट्रांजैक्शन बाय, कस्टमर जो है वो ई स्टोर के ऊपर अपना काम कैसे कर सकता है, ट्रांजैक्शन अपनी कैसे स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहले ब्राउज द कैटलॉग, जितना आपके पास प्रोडक्ट पड़ी है वो सबको सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ लेनी है, ठीक है, अगर आप AC लेना चाहते हैं ग्लास के ऊपर से, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे और वेबसाइट पे जो AC नजर आएगा उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है जी, ऑर्डर हो गया जी, मुझे भेज दें। ऐसे तो नहीं होगा, आप पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करेंगे, ब्राउज करेंगे, कौन सा AC इन्वर्टर है, कौन सा AC इन्वर्टर नहीं है, कौन सा बेहतर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आपकी फाइनल रिसर्च हो जाएगी, ठीक है, आप 3-4 चीज़ें आपको अच्छी लग जाएंगी, उसके बाद आपने मेक से सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, आपने आप सेलेक्ट करना जो 3-4 चीज़ें आपको अच्छी लगी, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है, जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट करने के बाद पुट्स दी प्रोडक्ट सिलेक्शन इनटू शॉपिंग कार्ट, जब उसको सिलेक्ट कर लेंगे जो आपकी फेवरेट, उसको शॉपिंग कार्ट के अंदर डाल देंगे। शॉपिंग कार्ट जैसे आप कह रहे हैं कि जब आप शॉप पे जाते हैं आपको एक हैंड बैग दिया जाता है, शॉपर दिया जाता है, लिफाफा, उसके अंदर आप डाल देते हो, तो ये ई स्टोर के ऊपर ये शॉपिंग कार्ट होती है। शॉपिंग कार्ट के अंदर आप कोई भी चीज़ है वो जो आपको पसंद आती है उसमें डालते जाते हैं, ठीक है। इंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू इनिशिएट ट्रांजैक्शन, जब आपने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं उसके बाद कार्ट के अंदर डाल ली है, फिर आप जो अपना मालूमात देते हैं उसको कि जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर हो, यानी मैं अगर जाता हूँ अपनी कोई गलत फेक नेम, फेक ID, फेक सारी चीज़ें दे के मैं AC मंगवा देता हूँ, तो आपको क्या लगता है AC आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है जी। क्यों नहीं आएगा? वो सब पहले डिलीवर करने से पहले कॉल करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए, ताकि अगर किसी ने सही इन्फॉर्मेशन दी और बाद में कहता है जी मैंने नहीं ली, मैंने तो मंगवाई नहीं है, तो उसको डाटा दिखा सकते हैं कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, ये आपका नेम है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद फिल्स इन ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन,
ठीक है जी। जो भी आर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगता है, यानी आपसे कहता है जी आप अपना नाम बताएं, क्रेडिट कार्ड नंबर बताएं, अपना एड्रेस बताएं, आपने कितने एसी लेने हैं, 5 लेने हैं, 6 लेने हैं, कितने लेने हैं, जितने भी लेने हैं उस पर आपने सिलेक्शन बताना है उसको, आर्डर के बारे में कंप्लीट डिटेल और प्लेस एन ऑर्डर। उसके बाद आपने फाइनल क्लिक करना है कि जी ठीक है जी ऑर्डर प्लेस किया जाए। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। आगे चलें, इंटरनेट ई स्टोर एप्लीकेशन। तो ये जो पीछे हमने सारी कहानी सुनाई है मैंने आपको, उसकी एक डायग्राम बनी हुई है। सबसे पहले वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं आप लोग। वेब ब्राउज़र पता है आपको क्या होते हैं, कौन से होते हैं? पेंट हो गया, उसके बाद फोल्डर हो गया, उसके बाद फोटोशॉप हो गया, उसके बाद नोटपैड हो गया। ये सारे वेब ब्राउज़र होते हैं, ऐसे ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं गलत बता रहा हूँ। ब्राउज़र जो होते हैं वेब ब्राउज़र, वो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, फायरफॉक्स, इनको ब्राउज़र्स कहते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल्स के अंदर ब्राउज़र्स होते हैं, यूसी ब्राउज़र है, उसके बाद ओपरा ब्राउज़र है, काफ़ी ब्राउज़र यूज़ होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वेब ब्राउज़र। खैर, वेब ब्राउज़र के ऊपर जाके हम अपनी क्वेरी जो है वो भेजते हैं। तो HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं, इनके बारे में भी हमने डिटेल पीछे काफ़ी पढ़ी है। अगर आप पिछले लेक्चर सुनते हुए हैं तो आपको यहाँ पे इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तो मसला आया तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ लें कि ये क्या होता है। वेब ब्राउज़र के ऊपर हम अपने क्वेरी भेजेंगे। जावा टू एंटरप्राइज एडिशन सर्वर जो है उसके ऊपर हमारी रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, हम चेक करेंगे कि ब्राउज़र के ऊपर यूज़र बैठा हुआ जो उसने क्या रिक्वेस्ट भेजी है। उस रिक्वेस्ट को हम सर्च करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है जी, ये सर्वर है हमारा। यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया वो सारा स्टोर होता जाता है। समझ आ गई है इसकी? ये JSP सर्वर पैकेज इंटरप्राइज जावा बीन, ये सारी जावा के प्रोग्राम लिखे होंगे। जो आपने एप्लीकेशन बनाई है ना, वो सारी इधर पड़ी होती है सर्वर के ऊपर। ठीक है, ये ब्राउज़र जैसे कम्युनिकेशन आपके और डेटाबेस के दरमियान ये सर्वर जो है ये कम्युनिकेशन करवा रहा है। ठीक है, समझ आ गई? यहाँ तक आगे चलें। ये इंटीग्रेशन का एक सिनेरियो था। ये आपकी एप्लीकेशन बन गई, इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे इंटरप्राइज में। ये असल में एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, डेटाबेस जो होते हैं, इनकी इंटीग्रेशन जो है इसके साथ। ठीक है, समझ आ गई आपको? आगे चलें। एन इंटरनेट ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन, an employee self-service application based on the Java to Enterprise application platform. An employee self-service application based on the Java to Enterprise edition platform. जो सेल्फ सर्विस एप्लीकेशन जो होती हैं बेस कर रही हैं वो भी जावा प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होती हैं। जावा प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी होती हैं। जो पीछे थी हमने एक इंटरनेट पढ़ी थी, ये इंटरनेट जो होती हैं ये जैसे एक कंपनी जो है अपने लिए यूज़ कर रही होती है। जो भी इसके ऊपर ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी फंक्शन हो रहे हैं, वो सारी जो है इसके अंदर वो कंपनी जो है वो डील कर रही होती है। ठीक है जी। उसके बाद बिजनेस लॉजिक एंड वेब इंटरफेसेस प्रोवाइडेड बाय मिडिल टीयर। जितने बिजनेस लॉजिक्स हैं और जो वेब इंटरफेसेस है, बिजनेस लॉजिक से मुराद ये है जो आपने क्यूरीज लिखी हैं किस लॉजिक के बेस पे क्या मतलब आपने लॉजिक चूज करके क्या सिनेरियो चूज करके आपने एप्लीकेशन बनाई थी और फिर उसका इंटरफेस कैसा होता है, ये सारी चीज़ें जो है मिडिल टीयर के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं हमें। एन एम्प्लॉय कैन परफॉर्म डिफरेंट पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शन। कोई भी कंपनी, मैंने आपको बताया कि ये एक जो इंटरनेट ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन होती है जैसे कंपनी यूज़ कर रही होती है। तो ये जो कंपनी यूज़ कर रही होती है उसकी ज़ाहिर बात है उसके एम्प्लॉयर होंगे। तो उस एम्प्लॉय के जितने फंक्शनैलिटी है जो उसके ज़िम्मे काम लगे हुए हैं वो अपने ज़िम्मे सारे काम कर सकता है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज इनसिक्योर एंड एट वन प्लेस। ठीक है जी, ये सिक्योर होती है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि एक एप्लीकेशन यूज़ कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो और दूसरा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है तो एक ही जगह पे पड़ी होगी। ठीक है, आपको किसी दूर जाने सर्वर के ऊपर एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ओनली कंपनी एम्प्लॉयज कैन गेट एक्सेस टू सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस। सिर्फ जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो ही इस सिस्टम के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं और वो भी उनके ऊपर भी प्रिविलेजेस लगी होती हैं कि ये एम्प्लॉय जो ये वाला फोल्डर ओपन कर सकता है, ये वाला एम्प्लॉय ये वाला फोल्डर नहीं ओपन कर सकता। यानी उनके ऊपर फुल रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। हर यूज़र को उसके रोल्स दिए गए होते हैं। ठीक है, वो सारे काम उस रोल्स के अंदर रह के करता है, उस रोल्स के हट के वो कोई काम नहीं कर सकता।
आगे चलते हैं इंट्रानेट ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन, जो पीछे मैंने आपको कहानी सुनाई है ये वाली इंट्रानेट ह्यूमन रिसोर्स वाली, इस सारी की डायग्राम बनी हुई है। ये सेम उसी तरह आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट ह्यूमन रिसोर्स ये था, एक कंपनी के अंदर था, ठीक है। ये सर्वर जो है सिर्फ कंपनी यूज़ कर रही है, सारी चीज़ें उसी तरह। ये हमारे पास डाटाबेस है, ये वेब ब्राउज़र है, यहाँ से हम क्यूरी को भेजते हैं, ये सर्च उसको डाटाबेस के बाद भेजता है, वो हमें डिजायर्ड रिजल्ट जो वापस भेजता है, ये वापस वेब ब्राउज़र के पास भेजता है। नहीं, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इस तरह चीज़ें आती जाती हैं। तो ये जो है एक कंपनी यूज़ कर रही होती है, इसलिए इसको इंट्रानेट ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन कहा जाता है। जो पीछे हमने पढ़ी तो वह कंपनी नहीं थी, वो कोई भी यूज़र किसी भी कंपनी का किस दुनिया में किसी भी जगह पर मौजूद है उसको यूज़ कर सकता है। आगे चलें, ये डिस्ट्रीब्यूटेड परचेजिंग एप्लीकेशन पहले हमने पढ़ी थी ई स्टोर, फिर हमने पढ़ा इंटरनेट ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन, अब पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड परचेजिंग एप्लीकेशन। ये किस तरह की होती है? कस्टमर कैन यूज टू परफॉर्म मल्टीपल परचेजिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। कस्टमर जो है यूज टू परफॉर्म मल्टीपल परचेजिंग ट्रांजेक्शन, मतलब परचेजिंग ट्रांजेक्शन कर सकता है, ठीक है जी। आप जो है लिमिट नहीं होगी कितनी ट्रांजेक्शन जो है वो आप करेंगे, इतनी ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय मैनेज दी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जितनी आपकी प्रोक्योरमेंट हो रही है, जितनी आपने बिडिंग की हुई है, जो भी आपने सिस्टम परचेज करना है, ये वो सारी चीज़ें एम्प्लॉय जो है इसको हैंडल कर होता है। मिडिल टीयर हैंडल दी ओवरऑल प्रोसेसिंग, यानी होता असल में क्या है, इसकी आगे डायग्राम जो आएगी मैं वहाँ से आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। होता ये है कि मैं दरमियान में सर्वर और आगे डेटाबेस, ठीक है। जो दरमियान में जो चीज़ पड़ी होती है उसको मिडल वेयर कहते हैं। हमारी सारी चीज़ें पहले मिडल वेयर के पास जाती हैं, ठीक है जी। मिडल वेयर जो है उसको फिर हैंडल करता है, देखता है कि ये किस किस्म की इसने परचेजिंग करनी है, वो परचेजिंग जो है फिर अगले सिस्टम के पास डेटाबेस में जाके देखता है कि ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंटरप्राइज जावा बीन प्रोवाइड इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, एंटरप्राइज जावा इन क्या करते हैं, ये सारी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें हेल्प प्रोवाइड करती है इंटरप्राइज जावा बीन। इंटरप्राइज जावा बीन इंटीग्रेट लॉजिस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एक्स, फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऑफ वाई, ठीक है जी। इंटरप्राइज जावा बीन जो है मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन है उनको भी आपस में कंट्रोल कनेक्ट कर रही होती हैं। तो ये आगे डायग्राम के अंदर मैं बताता है कैसे होता है आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड परचेजिंग एप्लीकेशन। तो ये डायग्राम आपने याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग परचेजिंग एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर जो है डायग्राम की सूरत में बनाएं, या फिर इंटरनेट ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन के डायग्राम बनाएं, या फिर इंटरनेट ई स्टोर एप्लीकेशन की डायग्राम बनाएं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड परचेजिंग एप्लीकेशन, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये वेब ब्राउज़र होता है, उसी तरह ये सर्वर है, ये कंपनी के पास पड़ा है। कंपनी के पास आगे दो चीज़ें, एक एप्लीकेशन को हैंडल कर रहा है, एक लॉजिस्टिक एप्लीकेशन को हैंडल कर रहा है। ये सिस्टम एक्स है, ये सिस्टम वाई है। इस डेटाबेस के अंदर और तरह की चीज़ डेटा रखा गया है, इस डेटाबेस के अंदर और चीज़ का डेटा रखा गया है। कंपनी सी इज लार्ज डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्राइज विद जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस यूनिट एंड डिपार्टमेंट। ये सारे बिजनेस यूनिट अलग-अलग, कोई दुनिया के किसी कोने में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये पड़ा हुआ है लाहौर के अंदर और ये पड़ा हुआ है सरगोदा के अंदर। तो ये जो इनकी आपस में कम्युनिकेशन है तो ये कैसे हो रही है, इस सर्वर के थ्रू हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ऐसी एप्लीकेशन जिनके अंदर जो डाटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस के ऊपर पड़ा होता है, यानी एक जगह पे नहीं पड़ा होता, तो उनकी जो इंटीग्रेशन हो रही होती है उनको कहते हैं होती, ये भी इनका भी सेम प्रोसीजर है, वही चीज़ें बाय करनी है, सेलेक्ट करनी है, ऑर्डर प्लेस करना है। लेकिन यह है कि इसके अंदर जो है वो डाटा जो है मुख्तलिफ सर्वर के ऊपर पड़ा होता है, और सर्वर जो है मुख्तलिफ जियो लोकेशंस के ऊपर पड़े होते हैं, फिजिकल लोकेशन उनकी अलग-अलग होती है। उसके बाद एन ऑर्डर फुलफिलमेंट एप्लीकेशन, ये आपको पता है वैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये हम पढ़ रहे हैं सिनेरियोज, ये वाले सिनेरियो इंटीग्रेशन सिनेरियो। एन इंटरनेट रिसोर्स एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया है, एन इंटरनेट ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड परचेजिंग एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया। जैस ये एक रह गया एन ऑर्डर फुलफिलमेंट एप्लीकेशन, ठीक है जी। अब इसको पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। एन ऑर्डर फुलफिलमेंट एप्लीकेशन एन एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेट ई स्टोर सिनेरियो। ई स्टोर सिनेरियो के बारे में आपने पढ़ा पीछे,
बिल्कुल समझ लें कि जो उसकी एक्सटेंशन है उसमें थोड़ी सी इन्हेंसमेंट की गई है, या ये देख लें कि जो प्रोसीजर या जो लॉजिक उसके अंदर यूज़ हो रही है वो इसके अंदर भी हो रही है। फ़र्क कैसे होगा ये देखेंगे। एन ऑर्डर फुलफिलमेंट सेंटर सी यानी कि कंपनी है डेट प्रोसेस ऑल ऑर्डर प्लेस ऑन द इंटरनेट, वो सारे के सारे प्रोसेस जो इंटरनेट के ऊपर एंटर करती है। ठीक है जी, मेरी ये कंपनी है, ठीक है जी, आप उस पर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है जी, वो सारे के सारे ऑर्डर जो है वो इंटरनेट पे प्लेस होते जा रहे हैं। पीसी है सेपरेट डीबी एंड हैव नो एक्सेस टू ई स्टोर डीबी। अब जो कंपनी है, मेरी जो कंपनी थी, उसके पास डेटाबेस के पास मेरे पास आप जो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मेरे पास डेटाबेस तक एक्सेस अभी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो जितने ऑर्डर आपने किए वो फॉरवर्ड कर दूंगा सी कंपनी के पास आगे यूजिंग एग्जाम्पल फॉर्मेट, यानी कोई भी फॉर्मेट जो वो सपोर्ट करती होगी जिसके अंदर उसको समझ आ जाए उस फॉर्मेट के अंदर जो है मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर वो सी हैंडल ऑर्डर सिंक्रोनसली, जितने ऑर्डर मैंने भेजे हैं उनको तरतीब वाइज देखता जाएगा। ठीक है जी, जो पहले ऑर्डर आया उसको पहले देखेगा। ठीक है, उसके बाद एन ऑर्डर फुलफिलमेंट सेंड्स ईमेल टू कस्टमर, उसके साथ साथ जब वो कस्टमर को ईमेल भेजेगा कि आपका जो ऑर्डर था उसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। ठीक हो गया। उसके बाद एडमिन कैन रिसीव ईमेल अबाउट सेल वॉल्यूम पर कैटेगरी सेल, यानी एडमिन जिसका असल में एक्चुअल सिस्टम होता है उसके ऊपर भी मेल आ रही होती है, इसको इन्फॉर्मेशन सारी जा रही होती है। अब तक आपके इतने प्रोडक्ट सेल हो चुके हैं, ये वाला प्रोडक्ट जो है थोड़ा सेल हुआ है, ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ है, जो सेल हुआ है उसके कितना अब तक पैसे बन चुके हैं आपके, कितना आपको मुनाफा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये सारी चीज़ें एडमिन को जाती रहती हैं। उसके बाद जावा टू इंटरप्राइज, ये सिनेरियोज हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम जो है क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ लिया हमने, इंटरप्राइज एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, इंटरप्राइज इंटीग्रेशन सिनेरियोज भी पढ़ लिए। अब सिनेरियो जब हमने पढ़ लिए कि हम इसको कैसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब हमने पढ़ना है कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी होनी चाहिए जिनके जरिए हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, जावा टू इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द फॉलोइंग इंटरप्राइज इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज। जावा टू इंटरप्राइज एडिशन कनेक्टर आर्किटेक्चर, जावा मैसेज सर्विस और JDBC API। ठीक है जी, ये 3 टेक्नोलॉजीज हैं जिनको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर के अंदर बस इतना ही है। ठीक है, जो बाकी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये अभी इसका कुछ पोर्शन बाकी है, तो बाकी पोर्शन में वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो आप फिलहाल अगर तो यहाँ तक आप समझें, अगर कोई समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसी लेक्चर का बाकी सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।